नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस आईएएस एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और करंट अफेयर्स के रेगुलर आरएनए और डीएनए के सीक्वेंस में आज करंट अफेयर्स के जो टॉपिक लेकर आया हूं, आज द हिंदू के एडिटोरियल में पब्लिश हुआ था और उसी के सीक्वेंस में मैं आज ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 समूह के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। ग्रुप ऑफ 7 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप 7 की बात करते हैं तो ग्रुप 7 अर्थात ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान और यूएसए और कनाडा जैसे देशों का एक समूह है। जनरली आप इसको डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे वर्ष 1975 में उस समय जो शीर्ष अर्थव्यवस्था है, जो एपेक्स टॉप मोस्ट के इकोनॉमी जिनकी थी, अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा विश्व के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच रूप में गठित किया गया था। तो ध्यान देना, 1975 में टॉप मोस्ट के जो इकोनॉमी वाले कंट्री थे उनका एक ग्रुप बनाया गया और उसी ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, G7 के नाम दिया जाता है। कनाडा 1976 में और यूरोपियन संघ 1977 में इस समूह में शामिल हुआ था। तो ध्यान देना, 1975 में यह कुछ ही देशों के लिए मिलकर बनाया था। 1976 में कनाडा और 1977 में यूरोपियन यूनियन इस G7 में शामिल हुआ था। तो G7 में मुख्यतः देश कौन कौन से हैं, तो यह आप देख सकते हैं। G7 में जर्मनी है, यूएसए है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, जापान है और फ्रांस है। ये जो आप देख सकते हो ये 7 कंट्री है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आप देखोगे, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जापान, उसके बाद फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। यह जो है G7 के मुख्य देश है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 समूह दशकों से वैश्विक समाज के समक्ष मौजूदा विभिन्न चुनौतियों जैसे वित्तीय संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस और टेररिज्म, हथियारों पर नियंत्रण, वेपन्स पे कंट्रोल की और जो कहा जाता है कि मादक पदार्थों की तस्करी, स्मगलिंग करने की जो बात करी गई है, इस पे विचार विमर्श कर रहा है। तो ये ग्रुप ऑफ 7 जो है आर्थिक मुद्दों पे चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों के द्वारा, आपको मैं बता दूं, सहयोगियों के द्वारा एक प्रयास के रूप में यह 1975 में एक गठित किया गया था, जिसको G7 के नाम पे कहा जाता है। यह इसका मुख्य वर्ग जो होता है वित्तीय, ये ध्यान देना, वित्तीय संकट और आतंकवाद और हथियार पर नियंत्रण, मादक पदार्थों के तस्करी आदि पर विचार विमर्श करना और उस पर कंट्रोल करने की बात करता है। इसी के साथ अगर मैं बता दूं कि G7 जो कंट्री है, वो ग्रुप ऑफ G7 अगर हम बात कर ले तो 1997 में, ध्यान देना, रूस इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक यह G8 के नाम से भी जाना जाता था। तो ध्यान देना, 1997 में रसिया भी इसमें शामिल हुआ और 2014 में रूस क्रीमिया विवाद को लेकर क्या हो गया, इस समूह से निष्कासित करने के बाद फिर से क्या हो गया, G7 कहा जाने लगा। तो 1997 से लेकर 2014 के बीच यह जो डेवलप्ड कंट्री के जो ग्रुप था उसको हम G8 के नाम से भी जानते हैं। G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, जिसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के नेताओं के द्वारा रोटेशनल बेसिस पे होता है। ध्यान देना, हुआ रोटेशनल बेसिस पे होता है कि इस बार कौन अध्यक्ष बनेगा, यह उसके रोटेशनल बेसिस पे तय किया जाता है। तो ध्यान देना, G7 के अध्यक्षता कौन करेगा, वो रोटेशनल बेस पे होता है। 2014 तक और 1997 से 2014 तक ये रसिया भी इस ग्रुप का मेंबर रहा है, इसलिए इसको G8 के नाम से जानते हैं।
तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ G7 कंट्री अगर आप देखें तो इस तरीके से है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि G7 के मुख्यतः जो सम्मेलन का जो महत्व है उसमें वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन को आसान बनाना, दूसरा मजबूत G7 के गठबंधन की आवश्यकता है, और G7 से G11 की बात करने की बात चल रही है, और चीन से मुकाबला जिस तरीके से अभी पेंडेमिक ने किया है उस पे चीन की जो रवैया है उस पे कंट्रोल करने की बात कर रही है, और इसमें अमेरिका की भूमिका क्या है, इस पे जो होता है भारत के लिए G7 का सम्मेलन का ये मुख्य उद्देश्य को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन को बनाना। G7 शिखर सम्मेलन रूस को भी आमंत्रित किए जाने के बाद, अभी रूस को आमंत्रित किया गया है, इससे पता चलता है कि भारत को अब यह उम्मीद है कि अमेरिका और रूस के बीच नए सिरे से क्या होगा, बातचीत होगा, और उनके बीच जो तनाव चल रहा है वो कम होगा। यानी इन दोनों शक्तियों के बीच में भारत एज ए बैलेंस का काम करेगा, और भारत ही एक ऐसा देश है जो एशिया कॉन्टिनेंट का इमर्जिंग कंट्री है, तो इसलिए, और चाइना का सही कहो तो काट भी है, इसलिए रसिया और यूएसए के बीच यह संतुलन का काम करेगा। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि G7 जो चीन के द्वारा उत्पन्न, अगर हम बात कर लें दिए जाने वाली चुनौती जिसमें जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने की तात्कालिक जरूरत, महामारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देखते हुए एक मजबूत G7 गठबंधन की आवश्यकता है, और ये चुनौतियां भारत और पश्चिम हितों के बीच एक अभूतपूर्व तालमेल पैदा कर रही है। G7 ने, अभी आप देखो कि कोविड-19 के या वैक्सीन को लेके जिस तरीके की यह रणनीति अपनाई गई है, तो इसे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में G7 ही कन्वर्ट हो जाएगा G11 में, जिसमें एक भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसी के साथ मैं बता दूं G7 से G11 की कहानी अगर हम बात कर लें तो यह कहानी आज की नहीं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने कहा था कि दुनिया में सबसे विकसित देशों का जो समूह है G7 तभी प्रासंगिकता या प्रासंगिक होगा जब इन देशों का मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को भी आमंत्रित किया जाए और G7 में शामिल किया जाए। अर्थात जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे उनका यह कहना था कि G7 की प्रासंगिकता अब कम हो गई, अब इन्हें इसका विस्तार करने का प्रस्ताव रखा था। अगर G7 की प्रासंगिकता, जिसकी रिलेवेंसी अगर कम हो गई तो यह रिलेवेंसी को बढ़ाने के लिए आज इसके मौलिक स्थितियों को देखते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को एनालिसिस करते हुए, जांचते हुए G7 को अब G11 में तब्दील करने की आवश्यकता है। और इससे क्या होगा कि यह एक वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन के रूप में काम करेगा और इसके केंद्र में भारत ही होगा, क्योंकि भारत डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच एक मीडिएटर का काम करता है। इसलिए G11 जो होगा जिसमें भारत की एक अहम भूमिका होगी, और G11 समूह दुनिया के सबसे अमीर देशों में भारत के स्थान की मान्यता प्रदान करेगा और उसके वैश्विक स्तर पर इसकी आवाज को स्वीकृति भी प्रदान करेगा। यानी यह वैश्विक जो स्टेटस है उसमें भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होगा, जिससे क्या होगा, भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और बाइलेटरल रिलेशन या मल्टीलेटरल रिलेशन काफी सुदृढ़ होगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि चीन से मुकाबला करने की जो प्रक्रिया है, भारत ही एक ऐसा देश है जो कि वैश्विक, ध्यान देना कि वैश्विक स्तर पर भारत के चाइना के पड़ोसी होने के नाते उसको अच्छे तरीके से मुकाबला दे सकता है। तो चीन भारत के वैश्विक आकांक्षाओं को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा है, और आपको पता भी है कि अगर वैश्विक स्तर पर कोई भी इस तरह के प्रोग्राम चलाया जाता है तो चाइना उसमें एक मेजर बाधा के रूप में खड़ा हो जाता है। भारत वैक्सीन उत्पादन के क्षेत्र में लोकतांत्रिक दुनिया के लिए उन्मुख भविष्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में उभर रहा है। और आपको बता दूं कि इस तरीके से 85 कंट्री को उन्होंने वैक्सीन सप्लाई किया था। एक पश्चिम धुरी का निर्माण जिसमें अमेरिकी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन के साथ क्वाड
के साथ मजबूत द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग भारत के चीन के मुकाबला करने में मदद कर सकता है। और यह जो पश्चिम धुरी का निर्माण जो हो रहा है वो भारत को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा, जिससे हम चाइना पर अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। इसी के साथ अगर देखें कि अमेरिका की भूमिका क्या है, तो अमेरिका की भूमिका, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फर्स्ट नीतियों के विश्व पर अमेरिकी आधिपत्य को कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी होगा अमेरिका फर्स्ट है उसके बाद, और यह नीति ही अमेरिका को कहा जा सकता है कि उसको बहुत पीछे ढकेल रहा है, क्योंकि वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो वर्तमान बिडेन साहब हैं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति गठबंधन को मजबूत करने और भारत को एक नए सिरे से वैश्विक समीकरण में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए अमेरिका की भूमिका भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और G7 में भारत का जो रोल होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। G7 और भारत की अगर हम बात करते हैं तो एशिया, ध्यान देना, भारत जो होगा वो क्या करेगा, भारत एशिया और दक्षिण विश्व में अपनी भागीदारी को मजबूत कर रहा है। पश्चिमी देशों के साथ अधिक उत्पादन साझेदारी भारत के लिए राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने में मदद करती है, एवं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक नया आयाम जो वैक्सीन पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से भारत पूरे वर्ल्ड में एक नए सिरे से, वैसे भी हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में अगर देखा जाए तो भारत का अपना एक अभूतपूर्व योगदान है। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंज को कम करने और हरित विकास को बढ़ावा देने, यानी ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में दुनिया में महामारी के प्रति प्रतिरक्षा विस्तृत करने, साझा हितों पे निरंतर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। और पूरा ये G7 और भारत मिलकर ये क्या कर सकता है कि भारतीय और ये पूरा वैश्विक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको इंप्रूव लाया जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, और क्लाइमेटिक चेंजेज में परिवर्तन को कम करने में और ग्रीन डेवलपमेंट को ज्यादा से ज्यादा तेजी से उसको फ्लो में लाना है, ताकि दुनिया में फैल रही महामारियों को कंट्रोल किया जा सके, और इसका एक साझा रेगुलेशन तैयार करना है जो एक दूसरे को सहयोग करके, यह सहयोग करके हम उन चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत और G7 में बेसिकली भारत और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते पारंपरिक हितों को बढ़ने का मतलब यह नहीं कि दोनों पक्ष हर बात पे ये हमारे लिए चुनौती भी है कि भारत और अगर पश्चिमी देश मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यह जरूरी नहीं कि भारत के हर बात को मानेगा। इसलिए डिप्लोमेटिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए कि हमारे और उनके बीच एक ऐसे संबंध होने चाहिए कि जो भारत बात कहे वो इस तरीके से जो वेस्टर्न देश हैं वो पूरी तरीके से इसको फॉलो करें। पश्चिमी देशों के भीतर विचलन में कई क्षेत्र हैं, जैसे राज्य की आर्थिक भूमिका को लेकर सोशल मीडिया के लोकतांत्रिक विनिमय, यानी कि जो लोकतांत्रिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो ध्यान देना कि पश्चिमी देशों में इंटरनल भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट चल रही है, जिसमें मुख्य रूप से सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो, लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी सिस्टम को देखा जाए तो उसको लेकर, या टेक्नोलॉजी को लेकर भी काफी ज्यादा अंदर ही ज्यादा इनमें क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे। तो ये भारत के लिए एक चैलेंज है और वो चैलेंज हमें स्वीकार करना चाहिए, और इस चैलेंज को स्वीकार करने के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ इसका निराकरण करते हुए उनके साथ एक ऐसे संबंध की ओर ले जाना है जिससे कि विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से हम सारी बाधाओं को दूर कर सकें। जलवायु परिवर्तन में आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, सुरक्षा योगदान यानी सिक्योरिटी, ईरान आदि मुद्दों पर सदस्यों को मतभेदों को देखते हुए अब तक बहुपक्षीय मंच एक रूप में G7 की प्रभावशीलता का मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो अगर ये इशू जो चल रहे हैं ग्लोबल, अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें या सिक्योरिटी की बात करें, ईरान जैसे देशों के मुद्दा को ले लें, तो इससे क्या हो रहा है कि G7 पे इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। चीन के साथ सीमा पर तनाव के बावजूद भारत को एक ऐसे समूह में भाग लेने, अपने उद्देश्य को भी विचार करना चाहिए जो अमेरिका और चीन के बीच में एक नए शीत युद्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतीत होता है। तो ध्यान देना, अगर जितना ज्यादा अगर चाइना के तरफ
और ये पश्चिम देशों की तरफ चाइना का झुकाव होगा, उतना ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चाइना और भारत के बीच में एक क्या होगा कि तनाव का इशू बढ़ता जाएगा। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम ने G7 का क्या किया है कि शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। कोविड-19 के बाद यह होने वाला शिखर सम्मेलन पश्चिमी की सामूहिक राजनीति विकास का एक मील का पत्थर साबित होगा। उसमें यह ध्यान देना, इस सम्मेलन में रशिया को भी इनवाइट किया गया है। इसके अलावा सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल रूप से ही हिस्सा लेंगे। भारत के लिए G7 शिखर सम्मेलन अमेरिका और यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी के विभिन्न आयामों को विस्तार करने का उपयुक्त अवसर है, और यही अवसर है कि भारत अपनी सारी चीजें रखे, जिसमें यूएनएससी का भी मेंबर मिल जाए, और G7 में G11 हो ही जा रहा है, जो G7 से G11 हो रहा है उसमें भी इसको पार्टिसिपेशन मिलेगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और पश्चिमी देशों के बीच क्या करेगा, मध्य एक नए वैश्विक समझौते के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में या एक महत्वपूर्ण औरा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में भारत का अपना वर्चस्व और मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज है ताना बोना बुना जा रहा है, जो पश्चिमी देशों अमेरिका रसिया के साथ सौहार्द संबंधों के आधार पर तय किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये रहा G7 और भारत की प्रमुख भूमिका का वर्णन, जो आज के एडिटोरियल में था। तो मुझे लगा कि आपको G7 पे इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वच्छ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।